कराची की बच्ची थी, उसको हैदराबाद लेकर आया गया, उसके साथ गैंग रेप हुआ। छोटी बच्ची 14 साल की, उसकी शादी 40 साल के मर्द के साथ। वो कहते हैं कि उसने भाई पसंदीदा अपनी शादी की है और उसको वो मज़हब उसका चेंज करवाया। सिर्फ शादी की नीयत नहीं है, उसमें वुमेन ट्रैफिकिंग आ रही है, उसमें बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन के अंदर धकेला जाता है, उनमें उन बच्चियों के गैंग रेप हुए हैं। 3-4 सालों के अंदर 500 से जायद औरतों को कत्ल किया गया है। अब बानों को कैसे गोली मार दी गई थी एक सुनसान बयाबान में, कबीले खड़े हुए। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बिल्कुल। भाई बानों की जो है गलती थी। ये जो वडेरा सिस्टम और फ्यूडलिज्म है, और ख़ास तौर पे हम इसको आजकल कहते हैं द मॉडर्न वडेरा सिस्टम, क्योंकि पढ़े लिखे वडेरे आजकल पता नहीं कितनी बानों को ज़मीन के अंदर दफना दिया गया है। बानों की कोई गलती नहीं थी। कत्ल कत्ल होता है, चाहे वो गैरत के नाम पे हो, चाहे उसकी कोई भी वजह हो। अगर मेरे बेटे ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया तो सही किया, क्योंकि मेरी बेटी गलत कर रही थी। स्पेशली जो चीफ एग्जीक्यूटिव है भाई उस सूबे के, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई इसने ठीक किया है जो भी किया। लोग कि औरत के लिबास में मसला होता है तभी उसके साथ रेप हो जाता है, कि औरत रात को निकली क्यों। 15 मिनट तक देखते हो और अंदर अगर हवास नहीं जागते तो यू आर नॉट द मैन। औरतों को हमेशा से ऑब्जेक्ट करके पेश करने की कोशिश की जाती है। जब से ये स्टेटमेंट आई है उसके बाद लोग अपने आप को मर्द पेश भी करना चाहते हैं। यार 15 मिनट हो गए। अक्सर गैरत दिलाई जाती है कि तुम्हारी बीवी को इसने देख लिया या छेड़ लिया, या तुम्हारी बहन को। है व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हम बात करेंगे विमेन राइट्स के ऊपर। औरतों के क्या हुकूक हैं पाकिस्तान में, औरतें किस तरीके से किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हमारी हुकूमत उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और उनके साथ जो होती है ज़्यादती उनके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसी NGOs भी हैं, ऐसे प्रोटेक्शन सेल्स भी हैं, हमारी पुलिस भी है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कुछ कर रही है उनके लिए। हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इन सारी चीज़ों में जो एक्सपर्ट हैं, इनको सब पता है कि आखिर मसला कहाँ पे है, जड़ कहाँ पे है, और ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। उसके ऊपर बात करें। मारवी अवान साहिबा आज हमारे साथ हैं, और ये खुद जो है एक विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, जेंडर ट्रेनर हैं, और एक इनकी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है विमेन प्रोटेक्शन सेंटर सिंध, उनकी भी फाउंडर हैं, और भी बहुत कुछ है। उसके उन्हीं की ज़बानी हम मालूम करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सूरज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज जो बाकायदा वो होटल पे जो बैठते हैं ना, वो एक गपशप मारते हैं कि यार ये जो इतनी मसले मसाले हमारे सिंध में, हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली हमारी औरतों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो मसाइल हैं, उनके ऊपर हम आज जो डिस्कशन करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो आप बताएं कि आज क्या कुछ कर रही हैं आजकल। आजकल बस देखिए, जो एक एक्टिविस्ट होता है ना, वो कभी भी आराम नहीं करता है, सारा टाइम वो केसेस के अंदर होता है। और लोगों को जब पता भी होता है कि हम मदद करने की कोशिश करते हैं या इस तरह हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो आपसे कांटेक्ट करते रहते हैं। अब चाहे सोशल मीडिया पे करें, कॉल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं वो रेफ़र करते रहते हैं। तो हर वक्त यही चलता रहता है ना, लाइक ऑल द टाइम द केसेस, द थिंग्स। इवन अभी भी मैं आपके लोगों के पास आ रही थी तो रास्ते में आई वाज चेकिंग सम ऑफ द मैसेजेस। उसमें ख़ुसूसन तो लड़कियां परेशान ही होती हैं कि जब वो जिस सिचुएशन में है तो उनको उसमें करना क्या चाहिए। तो अब ये है कि मैसेजेस पर, कॉल्स पर, वॉइस नोट्स पर, इन पर्सन जहाँ पर भी हम होते हैं, या सेमिनार्स में जा रहे हैं, कहीं पे अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं, तो गाइडेंस ही देते रहते हैं। तो ये कॉल्स और ये मैसेजेस का सिलसिला कुछ कम हुआ है या बढ़ता ही जा रहा है हर रोज? सूरज, ऐसा है कि उसका सिलसिला तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लोग आपको कितना जानते हैं। लोग ये कितना जानते हैं कि आप काम कितना कर रहे हो, या एक्टिवली अगर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा तो उनको रिस्पांस कैसा मिलेगा। तो वो तो सिलसिला बढ़ ही रहा है। मैं तो उस हिसाब से पूछना चाह रहा था कि क्या ये मसले सोसाइटी में बढ़ते ही जा रहे हैं कि आपके पास इतनी कॉल्स आ रही हैं, या फिर कुछ हद तक जो कम भी हुए हैं? अच्छा सूरज, इसको मैं इस तरह से देखती हूँ, जब से मैं काम कर रही हूँ, मुझे याद है जब मेरी नानी हयात थी, मेरी दादी हयात थी, तो तब भी मैं ये तमाम काम करती थी। उनकी अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले दोनों की डेथ हुई है। तो मैं उनसे पूछती थी कि क्या आपके टाइम में ऐसे मसाइल होते थे
क्या आप लोग ऐसे हरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस, आप यकीन करें उनसे बड़ी ही दर्दनाक कहानियाँ सुनने को मिली, उनके सहेलियों की, उनकी चीज़ों की, क्योंकि पहले तो और ज़्यादा कंट्रोलिंग माहौल था, पहले तो और ज़्यादा औरत को उसकी जेंडर जो डेडिकेटेड रोल्स हैं जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं उसके अंदर उनको ग्रैब करके रखा जाता था। तो फिर वो बताती थी कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई कानून हो, कोई ऐसी हमें नॉलेज नहीं थी, हमें पता नहीं था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है हमें कहाँ जाना है, हमें किससे रब्ता करना है, या कोई हमारी मदद भी कर सकता है, क्योंकि पहले यही कहा जाता था और अब भी ये कहा जाता है कि अगर आप शादी होकर किसी घर में जा रही हैं तो अब आपने मर के ही निकलना है। सो देयर वाज समथिंग कि वो दादी नानी और उन टाइम में, और आपको पता है एजुकेशन कितनी कम होती थी, छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, और देखिए आज हम जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पे औरत के पास एजुकेशन भी काफ़ी हद तक उसको मिल रही है, और दूसरा छोटी उम्र की शादियों के हवाले से कवानीन है, घरेलू तशद्दुद जिसको समझा जाता था कि ये तो भाई घर का सब्जेक्ट है, इस पे तो कोई बात ही नहीं करेगा, मतलब ये चार दीवारी के अंदर है, आप नहीं बोलेंगे इसमें। बट नाउ वी हैव अमेजिंग लॉज, और सिंध सबसे पहले उन लॉज को लेकर आया जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारा 2013 का। सो दिस इज़ हाउ नानी दादी और इनके टाइम्स में से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स हमेशा से मौजूद हैं, मगर अब सोशल मीडिया और डिजिटल दौर की वजह से बैक टू बैक ये पता चल रहे हैं हमें, पहले हमें पता भी नहीं होता था। आई रिमेंबर जब इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पॉपुलर नहीं होती थी, हमें खुद नहीं पता होता था कि ऐसे कोई इश्यूज़ भी हैं, लेकिन आज के बच्चे, आज की लड़की जानते हैं, ठीक है, अब वो बिल्कुल डिनाई नहीं करते। हम जिस टाइम में थे वो कहते थे नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मतलब व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि हम पढ़ के आए, हमने रिसर्च की है, तो ये आप कह रहे होंगे, लेकिन वी डोंट नो अबाउट दैट। बट आज का बच्चा, आज की लड़की जानते हैं, अवेयर भी है और बताते भी वो हैं। वो अवेयर हो रहे हैं, और सोशल मीडिया, डिजिटल स्पेसेस उसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि फैसिलिटी हमारे टाइम में कुछ यानी एज अ कम थी। सोसाइटी या हम डेवलप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे तरक्की बढ़ कर रहे हैं, और जो मामलात हैं वो खुल के हमारे सामने आ रहे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी, आपको याद होगा बलूचिस्तान में बानो का केस। अब बानो को कैसे गोली मार दी गई थी एक अभी सुनसान जो रिसेंटली, हाँ। बयाबान में, कबीले खड़े हुए हैं, ठीक है, बट एक छोटी सी वीडियो ने, चाहे देर से ही, चाहे महीनों बाद ही, उसकी जस्टिस को आसान बना दिया। एक सोसाइटी में अवेयरनेस आ गई कि अभी भी ये जो वडेरा सिस्टम और फ्यूडलिज्म है, और ख़ास तौर पे हम इसको आजकल कहते हैं द मॉडर्न वडेरा सिस्टम, क्योंकि पढ़े लिखे वडेरे आजकल मौजूद चले हैं, 100 ऐसे जो केसेस कि होते होंगे, आजकल उन्हीं उन्हीं एक वीडियो उसके जो एक ऊपर है। किसी की एग्जैक्टली, बट दिस इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल। पता नहीं कितनी बानों को ज़मीन के अंदर दफना दिया गया है। उसमें बानू की कोई गलती नहीं थी। उसमें देखें, हाँ, ये तो हमें वहाँ की पुलिस ने बताया है कि उनकी क्या गलती थी, ये हमें वहाँ के सियासतदानों ने बताया है कि उसकी क्या नहीं, गलती आपने थी, क्या देखा है? लेकिन जब हम देखते हैं कत्ल कत्ल होता है, हाँ। चाहे वो गैरत के नाम पे हो, चाहे उसकी बिल्कुल, कोई उसके भी लिए वजह हो, कानून है, नो बडी इदारे कैन हैं। जस्टिफाइड। आप कैसे जस्टिफाइड कर सकते हो कि मारवी की कोई गलती थी और उसको कत्ल कर दिया गया, या सूरज की कोई गलती थी? राइट टू लाइफ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हमारा आइन है पाकिस्तान, हमें राइट टू लाइफ दे रहा है, हमें UDHR, हमें हमारा बेसिक राइट है। जब हमारा बेसिक राइट है राइट टू लाइफ, तो कोई हमसे कैसे छीन सकता मारूफ है? साहब, आप भी ये बात समझती है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बिल्कुल। भाई बानो की जो है गलती थी इसमें, या तो ये तो देखिए, उनको भी दिस समझना इज चाहिए। द जस्टिफिकेशन, दिस इज द एक्सक्यूज जो ये पेट्रियार्टिकल माशरा औरतों को मारने के बाद देता है, और औरतों को ये जो एक्सक्यूजेस आते हैं ये आगे उनको और ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड नहीं तो करते ये हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी हुकूमत और हमारे जो इदारे हैं, स्पेशली जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या भाई उस सूबे के, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई इसने ठीक किया है जो भी किया तो लोगों ने। तभी तो सूरज तो हम यहाँ पे कहते हैं, ये क्या चल रहा है, व्हाट सियासत वी चल आर रही है। सेइंग, हम ये कहते हैं कि सेंसिटाइज नहीं है ये लोग। हम ये कहते हैं, जो कि सियासतदानों ने पिछले वक्तों में ये भी कहा है, कि औरत के लिबास में मसला होता है तभी उसके साथ रेप हो जाता है, राइट। हमने ये भी सुना है, CCPO लाहौर कहते हैं कि औरत रात को निकली क्यों, सो दैट मीन्स कि जो इदारा
जो कि आइन के मुताबिक प्रोटेक्ट करेगा एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को, उस इदारे का सरबराही जब ऐसी स्टेटमेंट दे देगा तो आप सोचें कि जो प्रोटेक्शन लेवल, द सेंस, देखिए एक तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है, एक होता है सेंस ऑफ अच्छा मैम प्रोटेक्शन। सॉरी मैं बीइंग आपकी एन बात वुमेन, हाँ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन तो मेरा लिया जा रहा है लिया मुझसे, जाए इफ अगर इदारे का सरबराह ही ये बात करेगा तो, तो फिर तो राइट? हाँ मैं किसके पास हम एग्जैक्टली, हम जाएंगे। किसके पास अच्छा जाएंगे? एक तो ये चीज़ इदारे का सरबराह, दूसरी ये चीज़ हमारे रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं, जैसे अभी जाकिर नायब साहब इधर आए हुए जी। थे, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी न्यूज़ एंकर को 15 मिनट तक देखते हो और अंदर अगर हवास नहीं जागते तो यू आर नॉट द मैन। तो ये चीज़ें क्या है? तो ये वही चीज़ें हैं जो बचपन से हमारे, देखिए हम, आई एम अ वुमेन राइट एडवोकेट, आई एम अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हम इंसानी हुकूक पे काम करते हैं और हम ये कहते हैं कि औरत भी इंसान है, ठीक है? अक्सर जो फेमिनिस्ट और औरतों के हुकूक पे काम करने वाले लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है, हम लोगों को टारगेट किया जाता है कि शायद हम मर्दों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं है। हम आज जो ये बात कर रहे हैं, हम आगे इसके लिए काम कर रहे हैं, या मेरी जो भी एजुकेशन है, व्हाटएवर आई एम डूइंग इन द सोसाइटी, मेरे पीछे मेरे फादर, मेरा हस्बैंड, उसकी सपोर्ट, मेरा भाई मौजूद है मेरी ज़िंदगी को बनाने में, या आज जो मैं औरतों के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ तो उसके पीछे मर्दों का भी हाथ है। और इस माशरे में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो औरतों के हुकूक के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो सोच डेवलप की जाती है ना, ये सोच इस तरह डेवलप की जाती है कि जी औरत और मर्द को अलग अलग कटहरों में खड़ा कर दिया जाता है और उनको हम आमने सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो गलत कर रहा है उसका वो सेल्फ कंडक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर उसने जो चीज़ की है, अब ज़्यादा जो केसेस हैं वो मेल्स की तरफ से ही हो रहे बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही। क्यों? क्योंकि एक पेट्रियार्टिकल, एक कंट्रोल, अब एक हम्म, सब कॉन्शियस माइंड में ही आपके, अब जैसे आपने जाकिर नाइक की स्टेटमेंट को यहाँ पे कोट किया है, हम बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स की यहाँ पे स्टेटमेंट्स को कोट कर रहे हैं, तो ये सब उनका सब कॉन्शियस माइंड है, भाई उनके यानी कि बिलियंस। वही एग्जैक्टली हाँ तो मर्द यहाँ पर औरतों के हुकूक की जद्दोजहद में भी शामिल है, और यहीं पर ही मर्द हम देख रहे हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो कि मुआशरा, उनकी तरबियत और बहुत सारे और चीज़ें हैं जो उनके माइंड में ये चीज़ें डालती हैं, फिर उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसका नुकसान जो आने वाले और लोग हैं, जनरेशंस हैं, उनके अपने बच्चे हैं, अच्छा एक और मैं वो चीज़ ले और रहे हैं इस बताऊँ चीज़ को, ठीक एक है वेट है जो लेकर आगे चल रहे हैं। चले 5 में से शायद 2 बंदों को ऐसा महसूस होता भी होगा कि यार ये न्यूज़ एंकर है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, Yeah. तो हो सकता है अच्छी है, या मतलब जो भी वो जाकिर नाइक साहब कहना चाहते थे। जब से ये स्टेटमेंट आई है उसके बाद लोग अपने आप को मर्द पेश भी करना चाहते हैं, यार 15 मिनट हो गए मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप बीइंग अ वुमेन इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो आपको बीइंग एन लाइक आई एम आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हाँ और मैं कवानीन के हवाले से पढ़ाती भी हूँ और मैं कवानीन के बारे में समझाती भी हूँ, और किसी को भी अच्छा एक और चीज़ है कि घूर उनके कर बिलियंस ऑफ देखना, फॉलोअर्स हैं। किसी को भी हाँ घूर कर देखना हम्म हरेसमेंट में आता है। सही है, फिर और चाहे टीवी पे आप देख रहे हो। उसके लिए अब आप चाहे आप टीवी पे देखें या कहीं पे भी देखें, आप अगर अपना सेल्फ एहतसाब करेंगे ना, हाँ और दूसरी ये बात है कि देखिए, औरतों को हमेशा से ऑब्जेक्ट करके पेश करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो इस तरह की कोई काफ़ी फील्ड्स ऐसी हैं, बिज़नेस के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, और हम ये देख रहे होते हैं कि अक्सर जो एयरलाइन क्रू होते हैं और बाकी और चीज़ें हैं, उसमें हमें ये फ़ील होता है कि जी औरत के लिए ये स्पेसिफिक जॉब्स और चीज़ें हैं, क्योंकि बिकॉज शी लुक्स ब्यूटीफुल और शी शुड बी हेयर एंड ऑल। सो दिस इज़ हाउ ये जो ऑब्जेक्ट समझ के जो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, ये सरासर गलत हैं। एग्जैक्टली ये आपकी सेल्फ चॉइस होनी चाहिए। अगर बीइंग अ वुमेन, अगर कोई ख़ातून एयर होस्टेस बनना चाहती हैं तो वो उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है कि मुझे ये जॉब सूट कर रही है, या मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, मैं सर्व करना चाहती हूँ उन लोगों को जो मुसाफिर हैं। दिस इज़ समथिंग अ मोटिव बिहाइंड हर, बट व्हाट द सोसाइटीज़ मोटिव, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। अगर कोई खातून पायलट बनना चाहती है, अगर कोई खातून जैसा कि अभी हमने मार्केटिंग की या मॉडलिंग की बात की, अगर वो अपने खुशी और अपनी चॉइस से कुछ करना चाह रही है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि उसको घूरा जाने का सर्टिफिकेट किसी को दिया जा रहा है, किसी भी
जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से, जाकिर नायक या किसी भी किसी की भी तरफ से, सो वो सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते। और अगर ये उनकी पर्सनल स्टेटमेंट ही कहूँगी या उनका ये पर्सनल ख़याल है, और यहाँ पर हमारे माशरे में जो मामलात ख़राब किए हैं ना, ये मर्द को मर्दानगी के वास्ते दे के किए गए हैं कि जी, और मर्दों के अपने लिए भी ये ठीक नहीं है। लाइक आप अगर जज्बात सब इंसान के अंदर होते हैं, इमोशंस होते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन आपने एक स्टॉप लगा दिया है कि आप मर्द हैं तो आप रो नहीं सकते। अगर आप रोएंगे तो आप मर्द नहीं मर्द रहेंगे, नहीं है। राइट? और ऐसी साइंस ऐसा कुछ नहीं कहती है, कहीं पर भी किसी रिसर्च में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर पाकिस्तानी मर्द साइंस। रोएगा तो वो मर्द नहीं रहेगा। या अगर कोई अक्सर गैरत दिलाई जाती है कि तुम्हारी बीवी को इसने देख लिया या छेड़ लिया या तुम्हारी बहन को, तुम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स जो कि ये बिल्कुल सही। जो इस तरह की, अभी आपने एक स्टेटमेंट कोट की है, इस तरह के लोग इस मुआशरे में छोड़ते रहते हैं ऐसे नरेटिव्स। और ये बिकती है। और जो लोग समझते नहीं हैं, जो अपनी सोच को उस जेंडर के बंद दायरे के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस में ये चीज़ें आती हैं। मुझे याद है, हम लोग पब्लिक हरासमेंट के हवाले से मैं काम कर रही थी और बहुत हम अवेयरनेस उसमें कर रहे थे। बिलीव मी, ऐसे ऐसे केसेस सामने आए, लड़कियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई। आई रिमेंबर एक केस आया था हमारे पास, उसमें एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया था। उसने कहा था मेरी कज़न स्कूल जाती है, वो 5, 6, 7, 8 क्लास की लड़कियां हैं, सुजुकी में जाती हैं, और बड़ी परेशान है वो, क्योंकि कोई बंदा उनको फॉलो करता है और अपने बॉडी पार्ट्स उन बच्चियों को दिखा रहा होता है और गलत अल्फाज उनके ऊपर बोलता है और इस तरह करता है, तो वो बहुत घबरा जाती हैं। सुजुकी पीछे वाला साइड ओपन होता है, द वैन, सारे बच्चे अक्सर उसी में जा रहे होते हैं, कितनी बच्चियाँ एंड ऑल। तो इस तरह के केसेस जब हमारे पास रिसीव होते हैं तो हम देखते हैं कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं, इवन बच्चियाँ तक स्कूल जाते हुए महफूज नहीं हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो मार्केट्स होती हैं उसमें अक्सर इस चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है कि जी चांद रात है, लड़के तो होंगे, लड़कियों को देखने के लिए बाज़ारों में गए होंगे। मतलब इस चीज़ को घरों में बोला जाता है बाकायदा, नहीं नहीं लड़के होंगे बहुत, या लड़के तो होंगे, या अगर किसी को छेड़ा जाए या क्या, एग्जैक्टली तो वो सच बन गया है ना। और अगर किसी ने देखा तो लड़का है, छेड़ेगा तो सही। अच्छा। तो ये उस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो कि हैरेसमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं। मर्द है, देखेगा तो सही, औरत है, उसको देखेगा तो सही। मतलब ये इस तरह की वो गलत स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे बोलते हुए भी, बिलीव मी, आई फील सो एम्बेरस्ड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट दिस इज़ समथिंग रिपीटेडली हमारी सोसाइटीज़ में चल रहा है। सो इस तरह की जो सोच है, जो कि इस तरह के चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, उन्होंने बहुत नॉर्मलाइज्ड उसको कर दिया। ये बातें मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, जो स्टेटमेंट्स हमारी सोसाइटी बहुत इजीली जस्टिफाई कर रही होती है। और देखिए सूरज, किसी भी बात को बार 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 बोला जाए या बचपन से आप बड़े होते तक सुनते रहें तो वो आपको सच लगने लगता है। बहुत ज़्यादा हरासर्स हैं, दो चीज़ें हैं। गैरत के नाम पे कत्ल, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि इन 3-4 सालों के अंदर 500 से ज़ायद औरतों को कत्ल किया गया है गैरत के नाम पे। यस, हमारे पास। अब हम इसको किस तरह देख रहे हैं कि जब गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं तो अक्सर इंटरव्यूज़ में आप देखें लोग बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि हमने पूरे लड़कियों का हुए हैं। जी, ख़वातीन के नहीं, मर्दों के भी हुए, मर्दों के भी हुए, ख़वातीन के भी हुए, लेकिन ज़्यादा औरतों के हुए। लेकिन उसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि चाहे मर्द का या औरत का कत्ल हो गैरत के नाम पे, जो कातिल होता है वो बड़े फ़ख्र से कहता है कि जी मैंने अपने पूरे ख़ानदान की नाक बचा ली, मैंने अपने पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त है, पगड़ी है, वो बचा ली। तो अब आप ये देखें कि कत्ल करने के बाद भी जो कॉन्फिडेंस आप चेक करें, क्यों? क्योंकि उसने शुरू से यही सुना हुआ है, ये ठीक है, मुझे ये करना था, मैं मर्द मुजाहिद हूँ और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कत्ल को, गैरत के नाम पे कत्ल को, हरासमेंट को, बच्चियों को हरास करने पे, औरतों को अनकंफर्टेबल फील कराने पे, ये सब नॉर्मलाइज्ड उसको कर रहा होता है। सो बिगाड़ सोसाइटी से शुरू हो रहा है, लोगों की सोच से शुरू हो रहा है, उसके बाद वो बिगाड़ आगे क्रिमिनलाइज्ड शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। अच्छा, मैं सिर्फ एक वो मिसाल ऐड करना चाह रहा था आपके इसमें, वो डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल आपने देखा उमरकोट में, जिस पुलिस ने उनको पकड़ा और फिर जिस तरीके से उनको मारा गया, उस पुलिस को जो हार भी पहनाए गए, जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो आप देखें ना, जिस तरीके से लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, हार भी पहना रहे हैं उनको,
तोहफे भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल फिर तो ऐसा वो ही है। वाकई में कहेगा कि यार मैंने कोई तोहफ किया है, कोई एग्जैक्टली बड़ा काम कर वही दिया है। बात है ना, तो तो वही नॉर्मलाइज्ड लोगों के अंदर ये शऊर कैसा है, मसला ये हुजूम, और है। लोग ही नॉर्मलाइज चीज़ों को कर रहे होते अच्छा, हैं। फिर मसला पुलिस में भी है, मसला इदारों में भी है, सीधी बिल्कुल बात है। है, बिल्कुल है, क्योंकि हाँ, उन इदारों के अंदर हमारा मुआशरा ही है। माशरा ही है हमारा, कौन बिल्कुल। सर्व कर रहा है, मतलब जो जो ऑफिसर है वो किसी और दुनिया से तो नहीं आया ना। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, लोग हमें बताते हैं, शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि जी हमें ये कहा जाता है कि तो क्या हुआ अगर शौहर ने 2 थप्पड़ मार दिए तो, या इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो उसी इलाके से एक इंसान है, वो वहीं बड़ा हुआ है और अब उसको वो ओहदा मिला है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे। अब यहाँ पे हम जोर देते हैं ट्रेनिंग्स पे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेंसिटाइज्ड किया जाए। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जितना सेंसिटाइज्ड करेंगे, हमको कवानीन के बारे में बताएंगे, और सिर्फ सेंसिटाइज करना इज़ नॉट इनफ सूरज। सेंसिटाइज करने के साथ साथ आपने मॉनिटर भी करना है कि जो हमने सेंसिटाइजेशन दी है, एजुकेशन दी है, क्या कितना फ़र्क हुआ है। उस पे फ़र्क पड़ रहा है, या वो जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर हो रही है। दिस इज़ हाउ हमने सिर्फ उनको अवेयर नहीं करना या सेंसिटाइज नहीं करना, मगर हमने ये भी देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है इदारों ने, कि जो हमने ट्रेनिंग्स दिलवाई हैं हमारे स्टाफ को, क्या वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। और वो हमें कौन बताएगा? वो हमें पब्लिक बताएगी, वो अपने ओपिनियंस तो शेयर पब्लिक कैसे करेगी। बताती है हमें? पब्लिक देखिए, फीडबैक पूरी दुनिया में इम्प्रूवमेंट कैसे आ रही है। आप फीडबैक बॉक्सेस देखेंगे, आप जहाँ जाएंगे वो कहेंगे आप अपनी राय बताइए। यहाँ पे कैसे यहाँ अगर बताते हैं? कोई राय बताता है तो उससे दुश्मनी निकालना शुरू कर देते हैं, यही तो उसको मसला है। कॉल्स करना शुरू कर देते हैं कि बुरा बोला कैसे, बस सिर्फ अच्छा बोलो। ऐसे नहीं होता है। हमें इस चीज़ को ज़्यादा, और बीच में ऐसे होता है अक्सर, हम देख रहे होते हैं कि कोई ना अफसर ऐसे आते हैं जो कि फीडबैक के लिए बॉक्सेस रखवा रहे होते हैं कि ख़त डालिए इसमें, ये करें। फिर हम देखते हैं कि उस पर बड़े बड़े ताले लगे हुए होते हैं और किसी ने उन ख़तों को निकाल के पढ़ा हुआ भी नहीं होता। सो दिस इज़ हाउ इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए भी एक इंसान को अपॉइंट करें आप, बिकॉज दीज डिपार्टमेंट, और नॉट ओनली पुलिस, इवन तमाम इदारे, इवन एजुकेशन के इदारे में रखें ना फीडबैक बॉक्स, तो हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। हर स्कूल के बाहर बॉक्सेस होने फीडबैक चाहिए। बॉक्सेस होना चाहिए। हर टीचर की क्लासरूम के बाहर हो कि उस क्लासरूम के टीचर्स के हवाले से बच्चे खुद लिख के उसमें डालें। आई थिंक बच्चे आजकल ऐसे तेज है ना जब मैम, तक हम ये कम्युनिकेशन देखिए जो तेज टीचर अच्छा हो। पढ़ाएगा ना उसको ही बाहर कर देंगे वो। सूरज यार वो रोज देखें, तंग कर रहा नहीं है नहीं हमें, नहीं नहीं, मैं हमारा मुआशरा आ जाता है ना वापस। मैं नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखती अच्छा, हूँ। मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि आपका राय देने का हक सबका होना चाहिए, और राय अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब उसको इम्प्रूव कैसे किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके उसके अंदर जो फीडबैक होगा तो उसके तहत बस टीचर्स को निकाल दें और सख्त कार्रवाइयाँ करें। नो, उसमें वो टीचर खुद पढ़े और मुस्कुराए कि मुझसे क्या गलती हुई जो मेरे बच्चे इस तरह से बिल्कुल मेरे ऐसे लिए ये टीचर भी कह तो रहे हो हैं। ना मैम, एग्जैक्टली। हमारे यहाँ टीचर आते ही सो नहीं है आई स्कूल, थिंक नहीं स्कूल होते ही ना। नहीं आते। गोस्ट स्कूल हमें नज़र आ रहे हैं, गोस्ट टीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं, क्वालिटी कई एजुकेशन स्कूल नहीं है बंद हमारे बंद पास, पड़े हैं स्कूल। बंद पड़े हुए। इवन मैं पिछले दिनों एक फोरम पे थी और हम हल तलाश कर रहे थे कि लड़कियों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा की जाएं एजुकेशन के मामलात में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने रेस किया इस बात को कि जो डिफरेंटली एबल हमारी ख़वातीन होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। आप देखें, अगर सूरज आप और मैं, अभी मैं आप लोगों के स्टूडियो आई हूँ, अगर आप यहाँ से सीढ़ियों को हटा दें तो क्या मैं आ सकती थी ऊपर? लिफ्ट को हटा दें, क्या मैं आ सकती थी ऊपर? दैट मीन्स उस टाइम मैं या आप या कोई भी आ रहा है, हम अपने आप को डिसेबल फील कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारा सहारा है और वो मौजूद नहीं है। तो एक व्हीलचेयर पे इंसान, अगर उसके लिए हम पाथ नहीं बनाएंगे, फ्रेंडली पाथ, तो वो व्हीलचेयर कहाँ से लेकर जाएगा? ना वो सीढ़ी पे चल सकती है ना कहीं और। सो दैट मीन्स हमारे मुआशरे ने जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनको और ज़्यादा ख़तरे के अंदर और ज़्यादा मुश्किलात के अंदर, चैलेंजेस के अंदर ख़ुद धकेला है। तो उन बच्चियों के लिए, उन लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए रास्ते बनाएं स्कूल्स के अंदर। उधर उनके मुताबिक टॉयलेट्स होने चाहिए। अगर वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रॉपर सहूलियात होनी चाहिए। आप बताएं कितने स्कूलों के अंदर ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो कि साइन लैंग्वेज जानते हों? नहीं जानते।
राइट। हम और आप जानते हैं पूरे मुआशरे को साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरह का इंसान हमसे इंटरेक्ट कर सकता है कहीं पर भी। बीइंग एन लाइक आई एम इन माई ऑर्गेनाइजेशन और मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, आप आज यहाँ पे मौजूद हैं, हम कहीं पर, हम रास्ते पे चल रहे हैं, इफ़ समबडी इज़ ऑफ अ साइन लैंग्वेज इज़ इन ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ अस, दैट मीन्स मसला तो मुझ में है क्योंकि मैंने नहीं कि मैंने नहीं सीखी। सीखी। हाँ। अच्छा, एक और ये भी चीज़ है कि स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें कि हम नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम हॉलीवुड को देखते हैं, हम वेस्ट कल्चर जो है वहाँ से या इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन हम अपनी सोसाइटी में वो सारी चीज़ें कर नहीं सकते, क्योंकि या आपको पता है हमारी सोसाइटी उनसे मुख्तलिफ है काफ़ी। तो वहाँ पे हम आके फंस जाते हैं। काफ़ी लोग हमें उस तरीके से कबूल भी नहीं कर पाते, हमारी सोसाइटी में जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, हमारे पड़ोसी नहीं हमें एक्सेप्ट कर पाते। तो इस चीज़ से कैसे निकलें? सूरज, किसी भी सोसाइटी से अपने आप को कंपेयर करना गलत है। हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं लोग वैसे चीज़ों से एंड ऑल। देखिए, कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। अक्सर राइट्स के हवाले से भी हमसे ये क्वेश्चन होता है कि जी इतने ज़्यादा राइट्स वहाँ मिल रहे हैं, हमारी सोसाइटी में नहीं मिल रहे हैं। हमारी सोसाइटी डिफरेंट है, इसको हमें डिफरेंट तरीके से डील करना होगा। देखिए, कोई बीमारी होती है ना किसी इंसान को, तो हर जो डॉक्टर है वो उसको जो रिकमेंड करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो उस बंदे की जो बॉडी के अंदर बिगाड़ हुए हुए होते हैं उसके मुताबिक देता है, राइट। और उसके बाद जब वो मेडिसिन लेता है तो उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स भी ऐसे करता है जैसे उस बंदे का अपना जो डिफेंस मैकेनिज़्म है। सब पे एक फार्मूला नहीं चल सकता। इसी तरह जब हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वेस्ट की जो सोसाइटीज़ हैं, हमारी जो साउथ एशिया की सोसाइटीज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, मगर वी कैन अडॉप्ट द गुड प्रैक्टिसेस, राइट। एजुकेशन के हवाले से या अवेयरनेस के हवाले से या सिविक सेंस की मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगी। आज भी आई वॉज सिटिंग इन सम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट और इनकी टीम्स वगैरह आई हुई थी। तो हम यही बात कर रहे थे कि लोग ये समझते हैं कि हुकूमत कचरा उठाती रहे, लेकिन हम कचरा फैलाना बंद नहीं करेंगे, राइट। हम क्या कहते हैं जब लोग जो सफाई करते हैं और बहुत इज़्ज़त के काबिल हैं हमारे लिए, इस माशरे का गंद साफ़ कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे या हम लोग कहते हैं कचरा उठाने वाला आ गया, या हम सिंपली कहते हैं कचरे वाला आ गया, राइट। तो कचरे वाले तो एक्चुअली हम हैं, वो तो जो करते हमसे हैं, लेने आया है, बिल्कुल राइट। ऐसे ही। सो वी आर द पीपल who need to start the waste management और things along। कराची साहिल समंदर पे जेनजीज ने क्या कमाल का काम किया, ठीक है, मिल के उसका तमाम कचरा साफ़ किया, बट कुछ दिनों के बाद लोगों ने और आके कर दिया। सो वेयर वी आर स्टैंडिंग, सो दीज आर द थिंग्स जिनके लिए हम जो वेस्ट सोसाइटीज़ या दूसरी साफ़ सुथरी सोसाइटीज़ हैं या जो जिनकी कवानीन और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमें उनसे अडॉप्ट करना चाहिए। अब हमारे यही लोग जो सिग्नल तोड़ने को फ़ख्र महसूस करते हैं, बेल्ट ना पहनने को कि कपड़ों की आयरन ख़राब हो जाएगी, बाइक पे जा रहे हैं और हेलमेट नहीं पहनेंगे कि लुक ना ख़राब हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें, या मुझे उलझन होती है, यानी अपने सेफ्टी मेजर्स से रूल्स को तोड़ के आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। वही लोग जब बाहर जाते हैं उनको चालान होते हैं बहुत हैवी, तो वो सब करते हैं, बाहर सब बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी अच्छा निज़ाम कर दिया है कराची में, और अभी वो आगे भी बढ़ रहा है, द कैमराज और द चालान सिस्टम एंड थिंग्स एंड ऑल। सो वी अप्रिशिएट दैट, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग ओन करें और लोग समझें कि कितना ज़रूरी है हमें हमारे मुल्क के अंदर कवानीन को फॉलो करना। तो दूसरे मुल्कों से इंस्पायर होने के बजाय उनकी गुड प्रैक्टिसेस को देखते हुए अपने माशरे के अंदर जो राइट प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, वी नीड टू डू दैट। हम उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इम्यून सिस्टम भी उस दवा पे अपने तरीके से ही रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमारा जो सोसाइटी का इम्यून सिस्टम है वो भी हमें रिस्पॉन्ड उसी के मुताबिक करेगा। और जो हमारी स्ट्रेटजी है, मैं स्ट्रेटजी को मेडिसिन कहूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक आई डिड लाइक मेडिकल स्टूडेंट, तो हम इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो दवाई है वो हमारे वो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कवानीन है, वो प्लानिंग है, वो हमें ऐसे हमारे माशरे को देनी है कि वो उस पर रिस्पॉन्ड उस तरह करें। हर साल क्लाइमेट का हम देख रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है एंड प्लास्टिक द थीम, द इंटरनेशनल थीम। हमारे पास नोटिफिकेशंस भी निकलते हैं। एक नोटिफिकेशन अभी ताज़ा निकला कि जी सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसके अंदर प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स नहीं होंगी।
जो शॉपर्स हैं और जो उसके मीटिंग हो रही थी लिए उसमें रखे हुए थे। मतलब एग्जैक्टली बहुत सारे हम देख रहे हैं कि जगहों पे फॉलो नहीं हो बिल्कुल, रहा। हाँ। एंड अगेन व्हाट इज़ हैपनिंग इस्लामाबाद में और सिंध में और एंटी शॉपर एंड ऑल ये वो, बट आप देखें लोग 6-6 7-7 हाथों में लेके घूम रहे होते हैं। वो जो दौर था, अब मैं आऊँगी हमारे ही जो पिछला वक्त था, हाँ, उसमें आपका? एक थोला नहीं, आप तो माशा नहीं, आई मीन टू चलो से आपके, हाँ। हमारे मुआशरे का जो पिछला वक्त था, राइट। हाँ। तो हमारे मुआशरे में पिछले वक्तों में क्या होता था, थैले और छब्बे और दीस टाइप ऑफ थिंग्स हमारे बड़े लेके बाहर निकलते थे, पूरी शॉपिंग उसमें करते थे और उसको लेकर आते थे। और आज आप देखें साइकिल पे देयर जाते थे, देयर आर मोटरसाइकिल वगैरह। एग्जैक्टली, और देयर आर सो मैनी बैग्स अब होते हैं, लोग फ़ख्र महसूस करते हैं 10-10 बैग पकड़ के कि उन्होंने 10 ब्रांड से शॉपिंग की है। बट दैट टाइम, जो कि मैं इसको क्लाइमेट से कनेक्ट कर रही हूँ कि ये प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा अच्छी होती थी, और अभी भी अगर आप और मैं ये प्रैक्टिस करें तो दिस इज़ इसमें नॉट हर्ज नहीं है। बैड, और राइट। सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी पाकिस्तान को ही पड़ रहा है। आपको पता है हर साल जो सैलाब, बहुत और ज़्यादा, पाकिस्तान बहुत टॉप पर है, ज़्यादा। बल्कि ये फ्लड यूनेस। में मैं यहाँ पे आपको जेंडर और ख़वातीन और बच्चों के हवाले से बताऊंगी। फ्लड में सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों को नुकसान होता है और हुआ था, और ये जो आफतें जितनी भी आती हैं, बिकॉज़ वो एक्सपोज होते हैं हरासमेंट को, क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर इस तरह जब ख़वातीन और बच्चियाँ डेफिनेटली ऐसे आफात का शिकार होती हैं, तो उनको डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करके उनकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। और अक्सर जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो इस तरह देखते हैं कि लोग अगर वल्नरेबल हैं तो वो उनके साथ ऐसी कोई ज़्यादती करना या डिमांड्स करना या उनको प्रेशराइज़ करना, बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हमारे सामने आए हैं, और ख़ुसूसन बच्चे और औरतें बहुत ज़्यादा इसको फेस करती हैं। और अच्छा, एक तरफ ये औरतें और दूसरी तरफ आजकल आपको पता है हनी ट्रैप, आप जी नाम जी 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 अब जी। व्हाट्सअप पे कोई लड़कियां हैं, कोई एक ग्रुप है उनका, वो पहले जॉब ऑफर करती हैं लड़कों को। जैसे ही व्हाट्सएप पे आते हैं वो एक ग्रुप बनाती हैं, उस ग्रुप राइट में उनको ऐड करती हैं राइट। और उस ग्रुप का एडमिन बनाती हैं। फिर वहाँ पे जो है ब्लास्फेमी और इस किस्म की चीज़ें हैं, जैसे कोई ऐसी तस्वीर आ गई, और फिर वो लड़का उनको मैसेज करता है, यार किस ग्रुप में मुझे शेयर कर लिया। फिर वो राइट। कहती है कौन सी चीज़ आई है, मुझे भी शेयर करो, नाउ मैं व्हाट आई बिजी एम थी। टेलिंग यू आपको ये दिस, पता होगा ये मैं आजकल जो चल मैं रही आपको हैं। दो चीज़ें तो देखिए, बताऊंगी। ये भी एक सोसाइटी का दूसरा मैं रुख है। आपको एक मॉडर्न जो आपने अभी बताया तमाम हनी ट्रैप, और एक और ट्रेडिशनल टाइप ऑफ हनी ट्रैप हैपनिंग इन द कच्चा एरियाज़, सक्खर और कश्मीर और इन बेल्ट्स के अंदर जो मैसेजेस किए जाते हैं मर्दों को ख़वातीन की आवाज़ और नाम और चीज़ों से, और फिर उनको ट्रैप करके किडनैप करके पैसे वगैरह लिए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो ब्लास्फेमी और इस तरह की चीज़ें कंटेंट शेयर करके उनको मुश्किल में लेकर आया जा रहा है। तो यहाँ पर सूरज हम ये नहीं कह सकते कि उसके पीछे औरत ही है, ये जाहिर राइट है, राइट, मतलब बट वो औरत का नाम और उसकी वो जेस्चर को यूज़ किया जा जैसे रहा वहाँ है। पे आपने बट कहा ना एयर अगेन होस्टेस भी लड़कियाँ बट होती हैं यहाँ अगेन पे भी। अगेन अगेन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्राइम के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि इसको सिर्फ जेंडर मर्द ही है, हाँ करेगा। बिल्कुल, हाँ। क्राइम का कोई जेंडर नहीं है, औरतें भी कत्ल करती हैं, औरतों से भी चोरियां होती हैं, वो भी इस तरह। ये सही अब बात अब है। देखिए हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें औरत औरत के ऊपर भी तशद्दुद कर रही होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ मर्द कर रहा होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि अच्छा, और दूसरा ये जो पेट्रियार्टिकल निज़ाम है इसको अक्सर औरतें जस्टिफाई भी कर रही होती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें औरत का ये कहना होता है कि जी अगर मेरे बेटे ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया तो सही किया, क्योंकि मेरी बेटी गलत कर रही थी। सो ऐसी औरतें भी हमने देखी हैं, ऐसी माएँ भी हमने देखी हैं। सो दैट मीन्स कि जो क्राइम है वो जेंडर नहीं है जेंडर नहीं उसका, देखता, जाहिर वो बात है। औरत मर्द 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 औरत ये सब कर रहे हैं, राइट। उनका कोई सो मजहब है ना, उनका इसी कोई तरह जेंडर ये है। जो गलत कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, और ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद ही तशद्दुद होता है। शादी से पहले भी पहले होता जब है। औरतें बच्चियां अपने घर में होती हैं उनके ऊपर भी अक्सर तशद्दुद अच्छा, होता आपने है, अभी शादी की उसमें भी बात बहुत की है, सारी मुझे एक चीज़ें बड़ा होती हैं। अच्छा एक ऐसा टॉपिक याद आया है, उस पर यकीनन हम बात करेंगे, फोर्स कन्वर्जन। या अब फोर्स कन्वर्जन, आप शायद ये सोचिए मैं आपकी शादी वो बाद में करते हैं, वो कैसे हुई वो पर्सनल अभी करते हैं, अभी वो अच्छा सेगमेंट होता है हमारा। ओके, ये भी आपको जानना है कि मेरी शादी नहीं, कैसे हम हुई। पर्सनल अभी सेगमेंट आखिर में करते हैं। ओके। बाकी फोर्स कन्वर्जन एक बड़ा इशू है हमारे सिंध का स्पेशली, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा, ज़्यादा माइनॉरिटीज सिंध में राइट। रहती हैं, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। यानी एक छोटी बच्ची 14 साल की, उसकी शादी 40 साल के मर्द के साथ, वो कहते हैं कि उसने भाई पसंदीदा अपनी शादी की है और उसको वो मज़हब उसका चेंज करो, या मज़हब जबरी जो मज़हबी तब्दीली होती है। तो इस पर कितना आपने काम किया है? देखें सूरज,
छोटी उम्र की शादियाँ, जबरी शादियाँ और हम्म, जबरी मज़हब के हवाले से ये जो फोर्स कन्वर्जन की शादियाँ हैं, इन तीनों कैटेगरीज़ को हम सख्त लफ्ज़ों में इसकी मज़म्मत करते हैं। ये तीनों प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा गलत हैं। छोटी उम्र की शादियों के हवाले से और ये तमाम जो प्रैक्टिसेस और चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं बैक टू बैक, और ख़ुसूसन जो आपने कहा जो फोर्स कन्वर्जन है, इसमें ये नुकसान होता है कि जो हमारे मुल्क में हमारा जितना खूबसूरत झंडा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, जिसमें जो वाइट पोर्शन है जो हमारी उसमें डंडा है। माइनॉरिटीज़ को कर रहा है, राइट, अच्छा मैम, रिप्रेजेंट। ये आपने कभी वाइट जो कलर है उसी में ही डंडा है? हाँ तो उसमें वो है तो तो खैर एक वो तो जस्ट वो है। वो अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप ग्रीन साइड पे लगा लीजिए, नॉट अ नहीं वो तो बिग बिग खैर मैं थिंग। ऑन द लाइटर नोट मैं बात कर रहा नॉट अ बिग हूँ, थिंग, नॉट अ बिग बट थिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट, माइनॉरिटीज़ काफ़ी या मुश्किलात में हैं, मैं इसमें आपसे कोई शक यही नहीं। कहना चाह रही हूँ कि वाइट कलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को एवरी डे आगे बढ़ाने में, राइट। अब यहाँ पर जो हमारी माइनॉरिटीज़ इस तरह की जो सिचुएशंस देख रही हैं, चीज़ें देख रही हैं, वो मायूस होती हैं। मैं अक्सर सेशंस में जाती हूँ, वो जो फैमिलीज़ जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई भी होती हैं, उनकी बेटियाँ घरों में इस तरह नहीं होती और इस तरह वो शिकार हो जाती हैं ऐसे चीज़ों का, बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं। और हमने मंदिरों में, चर्चेज़ में मैंने सेशंस किए हैं, मैंने बच्चियों से बात की है, मैंने उनको समझाया है, बताया है कि ये जो ट्रैप चल रहा है हमें इससे बचना कैसे है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तमाम मज़हब की लड़कियां, बच्चियां, उनको टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, उनको एक ट्रैप करके उनको इस तरह सिर्फ शादी की नीयत नहीं है, उसमें वुमेन ट्रैफिकिंग आ रही है, उसमें बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन के अंदर धकेला जाता है, उनमें उन बच्चियों के गैंग रेप हुए हैं। एक बच्ची बहुत छोटी अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, तो उसकी किसी के साथ कम्युनिकेशन थी, वो ट्रैप में आ गई, तो वो एग्ज़ाम देने के बजाय उस बंदे के साथ चली गई। उसने कराची की बच्ची थी, उसको हैदराबाद लेकर आया गया, 17-16 साल की, उसके साथ गैंग रेप हुआ। इट वाज अ वेरी बिग केस हेयर। तो आप ये देखें कि ये जो ट्रैप है, इससे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची नहीं बची हुई, लेकिन ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी इजी माइनॉरिटीज़ को टू टारगेट टारगेट है। किया जा रहा है, वो तो क्योंकि उसके पीछे मोटिव्स और इंटेंशंस उन लोगों की, उन ब्लैक शीप्स की गलत हैं, जो कि डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को थ्रेट करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मुल्क नहीं है तुम्हारा। मतलब दिस इज़ हाउ ये जो एजेंडाज़ हैं लोगों के, कि मुल्क में रहने वाले लोगों के अंदर ही ज़बान के फ़र्क, या सूबों के फ़र्क, या कल्चर के फ़र्क, या पॉलिटिकल जो हमारे बिलीव्स हैं उसके फ़र्क, या आपके जो मज़हबी बिलीव्स हैं उनके फ़र्क के बिना पर तफ़र्रुक़ पैदा किया जाए, लड़ाइयाँ करवाई जाएँ उनको आपस में, कि कभी भी मतलब अमन ना आए, अनरेस्ट रहे बस। नहीं तो आपने ये कहा ना वो लोग हैं। आपने कहा जैसे कि इनके साथ रैप भी गया था, एक सीनियर जर्नलिस्ट है नजम सेठी या साहब, इनके आपने यकीनन ये बात सुनी होगी। उनकी ये रिसर्च है कि जो माइनॉरिटीज़ की जो लड़कियां हैं, एक तो इजी टू टारगेट होती हैं, जब इनको कन्वर्ट किया जाता है, उनका मज़हब चेंज किया जाता है, फिर ये लड़कियां उस बंदे के साथ भी नहीं होंगी जिसके साथ 40 साल या 50 साल की बंदे शादी करा दिया, उसके साथ भी नहीं रहती हैं। 6-7 महीने बाद आप देखेंगे ना, उनके घर जाके वो लड़की होगी ही नहीं, वो बेच दी जाती है गल्फ़ कंट्रीज़ या इस किस्म के मुल्कों में बेच दी ऐसे जाती है। केसेस भी हो रहे हैं, ऐसे भी बिल्कुल कैसे ऐसे होते केसेस हो रहे हैं हैं? तो जिसमें यानी ये बच्चियों बेसिकली एक को बिजनेस बना दिया है ना इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। और डिफरेंट इस तरह बच्चियों को ट्रैप करके, ख़वातीन को ट्रैप करके अच्छा, डिफरेंट प्रिया कुमारी का अगर आपने मुख्तलिफ केस इसमें लेकर देखा हो, जाती है। प्रिया जी कुमारी का, हाँ, बिल्कुल। तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो वापस नहीं है। छोटी सी बच्ची है वो बेचारी, राइट। कितने साल की होगी वो। तो इसके पीछे भी सुना है कि पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये बेसिकली सखर से इनका ताल्लुक है। और किसी ने कहा कि पंजाब में किसी के घर में वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन खैर अभी तक वो आई नहीं है मंजर आम पर, तो कैसे देखें। तो ये केस भी बड़ा हाई प्रोफाइल है, बिल्कुल इसकी ऐसा है। बाकायदा यूएन के अंदर भी, यूएन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज होते रहते हैं, और ये भी देखिए बहुत ही इसके लिए ऐसा है। हमने भी बहुत आवाज़ उठाई, आवाज़ उठा रहे हैं, अब तक इसके लिए बात कर रहे हैं कि प्रिया के पेरेंट्स, उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो उस बच्ची की बाजियाबी के लिए हर वक्त दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं हुकूमतों से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी भी उस केस को हल नहीं किया गया। अब ये जो केस है, ये बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक होता है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फैला रहा है। यानी हम ये देख रहे हैं वो बच्ची
सबील कर रही थी। वो बच्ची एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए वो एक डिफरेंट मज़हब की एक एक तमाम बड़े इवेंट के अंदर वो मौजूद थी और वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड नहीं रह पाई वो बच्ची, उस रोड पे, उस जगह पे, उस रास्ते पे। इस केस को मैं इस तरह देखती हूँ कि वो प्रिया कुमारी हमारी जो बच्ची है वो हर घर में मौजूद है, हर घर में प्रिया नहीं, वैसे आप कुमारी क्या है। कहते हैं इसके लेकिन पीछे इस किसी तरह अगर पॉलिटिशियन का? बच्चियाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो नहीं सकते? देखिए, JIT बनाई है गवर्नमेंट ने, और एक आम सा बंदा अभी उनके खिलाफ कोई बोले और वो कहीं भी छुप जाए मुल्क के कोने में, वो निकाल के लेके देखिए आएंगे। ये अब वो बच्ची को केसेस, नहीं निकाल सकते यही JIT बनने के बात है बाद। ना, हम वही कह रहे हैं कि इतना अरसा हो गया है, अब तक ये केस रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गुमशुदा हैं, अब तक सूरज सालों से गुमशुदा हैं, लेकिन हमें वो उस तरह का मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा। और मैकेनिज़्म के साथ मैं पॉलिटिक्स के लिए तो ये कहूँगी कि पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन केसेस के अंदर, हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के अंदर, औरतों की प्रोटेक्शन के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि इनिशिएटिव ले रही है हुकूमत, जिसमें मैं सबसे पहले हुकूमत की तारीफ़ करूँगी कि सिंध सबसे पहले ये लॉज लेकर आया है। छोटी उम्र की शादियों के हवाले से 18 साल की उम्र सबसे पहले सिंध में हुई थी और अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में हुई है। कब हुई थी सिंध में? 2013 में। और कब हुई है बलूचिस्तान में? अब। सो दैट मीन्स कि सिंध आगे है बहुत कवानीन बनाने में, लेकिन सिंध कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करने में आगे नहीं है। और कवानीन को सिर्फ बना के अगर हम फाइलों के अंदर बंद कर देंगे, वो हमारे काम नहीं आएंगे। उनको लोगों के जहनों में, उनके दिलों में और उनकी प्रैक्टिसेस में हमें लेकर आना है। और अक्सर मैं ये सुन रही होती हूँ, हुकूमत का काम नहीं है अवेयरनेस देना, ये आप लोग दें, ये सिविल सोसाइटी दें। भाई क्यों नहीं है हुकूमत का काम? आपको पता है अवेयरनेस के अंदर कितने रिसोर्सेज लगते हैं? आपके पास पेट्रोल होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। आप उस जगह पे पहुंच रहे हैं, लोगों को बिठाने के लिए कोई पानी पिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे उनको, आप कोई चार्ट वगैरह वहाँ लगाएंगे, कोई प्रेजेंटेशन देंगे, कोई रिसोर्स मटेरियल होगा। इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। पूरे सिंध में करोड़ों लोगों को कोई इंडिविजुअल्स या हम जैसे वॉलंटियर्स या हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कुछ फंडिंग्स के साथ, ये नहीं हो सकता। बट गवर्नमेंट हैज़ द रिसोर्सेज, बिकॉज आप और मैं सांस भी लेते हैं तो हम टैक्स देते हैं। अच्छा, हमने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन कर ली। इश्यूज़ तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बिल्कुल। काफ़ी हद तक हल भी हो रहे हैं, और भी डेफिनेटली बेहतरी की गुंजाइश होती है हर जगह पे। अब हम आ जाते हैं कि आपने कैसे इस तरफ अपने आप को, इस फील्ड की तरफ रुख आपने अपना लिया, और इस फील्ड में आए। आपने ये कैसे सोचा कि विमेंस के लिए काम करना है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, उनके हुकूक राइट। के लिए काम करना है? क्योंकि हमने देखा है कि यार ख़वातीन जो होती है वो कहते हैं क्यों मैं बाहर जाऊँ, क्यों NGOs की तरफ या दुनिया भर में जाके मैं जो है धक्के खाऊं, या इस या तरह भी, इस तरह की मतलब हाँ, स्टीरियोटाइप्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ कम ही लोग आ रहे कम ही लोग होते हैं। आते हैं। तो राइट। आपने कैसे सोचा? सूरज, आई थिंक सिचुएशंस आपको लेकर जाती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन आपको लेकर जाती है। जैसे हम शुरू में सब एक ही तरह बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बट कुछ लोग ज़रा ऑब्जर्वेंट ज़्यादा होते हैं। वो देखते हैं कि जी मेरे जैसी जो और लड़कियां हैं उनको इजाज़त के इशूज़ हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और दूसरे तीसरे दिन मैट्रिक क्लास में उनकी शादी के कार्ड्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो 2-3 फ्रेंड्स अपने बच्चों की पिक्चर्स शेयर कर रही हैं, राइट? तो फील होता था कि यार हम मुख्तलिफ क्यों हैं, लाइक ये तो मेरी वही दोस्त है जो कहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी दुनिया में, एंड लाइक वो कुछ भी नहीं कर रही है बिकॉज शी इज़ अंडर सो मैनी प्रेशर। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जेंडर इश्यूज़, ये चीज़ें, ये डोमेस्टिक वायलेंस, अच्छा हम ऐसे घरों में बड़े हुए हैं जिसमें हमें नहीं पता ये हरासमेंट और ये वायलेंस और ये क्या होता है। इतनी अच्छे तरीके से हमारे घर वाले भी हमें ट्रीट करते हैं, प्यार से बात करते हैं, इज़्ज़त देते हैं बच्चों को भी, तो हमें नहीं पता होता। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी, वो स्लोली ग्रेजुअली विद द इंटरेक्शंस, विद द सोशलाइजेशंस आपको पता चल रहा होता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट, आई थॉट लाइक अगर ऐसे इशूज़ हो रहे हैं तो बंदा जाए कहाँ, इसका हल क्या होगा? यानी शुरू से लेके हमारी तरबियत शायद इस तरह हुई है, या क्या हमें ज़रा प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे सॉल्विंग के पेरेंट्स लिए, ने हाँ, बनाया है, ज़ाहिर है मतलब किसी वो को तो सॉल्वर बनना है। एग्जैक्टली। तो उनका ये है कि मसले होते रहेंगे ज़िंदगी में, आप ये सोचो कि इसको मैं हल कैसे करूँगी या करूँगा। तो अब जहनी इस तरह का था, तो जब भी ऐसे इश्यूज़ आते, चीज़ें आती, अच्छा आई वॉज इन इस्लामाबाद, वहाँ मैं
3-4-5 साल के लिए वहाँ रही थी फॉर माई स्टडीज़ पर्पज़ एंड ऑल। वहाँ पे एक वाक़या ऐसा हुआ था, आई वॉज इन लाइक हॉस्टल, और हमारी एक कुलीग के साथ हरेसमेंट का वाक़या पेश आया था। उसने बहुत ज़्यादा हमें सूरज हिला के रख दिया। बहुत ज़्यादा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था किधर जाएं। हमें कहा जा रहा था कि ये कितने साल पुरानी बात है? पढ़ ये इट इज़ लाइक 2017 की बात 17 है, ये हाँ। 15 2015 15 16 ठीक है, 10 साल 17, पुरानी हाँ बात है हाँ ये। राइट। सो वहाँ पर हमें ये कहा जा रहा था कि जी आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। अच्छा, तब भी मैं कम्युनिटी वर्क करती थी इस्लामाबाद में भी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। आई वाज बिट लाइक स्पोकन। मैंने कहा ये क्या बात हुई, इसके साथ कुछ हुआ है, हम तो जाएंगे, वी विल रजिस्टर अ कंप्लेन। तो हमारी हॉस्टल की वार्डन कहती हैं कि अगर तुम जाओगे तो फिर कल फिर अपने घर चले जाना, मेरे पास रहने की ज़रूरत नहीं है, और इस बात को यहीं ख़त्म कर दो एंड ऑल। हमने तो बड़ा उसमें शोर मचाया था, लेकिन हमें घर से भी इंकरेजमेंट नहीं मिल रही थी कि हम पुलिस स्टेशन जाएं। और इतना एक अजीब सा माहौल बना दिया गया था कि नहीं निकलोगे नहीं, कुछ नहीं बोलना, तुम्हारा मामला नहीं है, दोस्त का मामला है, छोड़ दो। दिस समथिंग शेक इन माई सेल्फ दैट मारवी व्हाट इज़ दिस, कहाँ जाए औरत। यानी इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में भी हमें पता ही नहीं है हम किधर जाएं। ये बस यहाँ से स्टोरी, फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर हम वापस आए, फिर हमने ये डिफरेंट हमारे कोलीग्स के साथ मिलके ये तमाम चीज़ों प्रोसेसेस को देखा। फिर औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे, और इसकी तरफ हम लोग आए। फिर जब वो इदारे बने तो असली तो दुनिया मुझे तब पता चली सूरज के क्या मसले हैं, क्या चीज़ें हैं। औरतों के साथ, बहनों के साथ बात करके, उनके मसाइल सुन के, और वो बात नहीं करती इशूज़ पे, वो डरती हैं इदारों से, उनको भरोसा दिला के। हमारा स्लोगन है रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस। हम रिपोर्ट करेंगे तो रिड्यूस होगा, घर बैठे बैठे रिड्यूस नहीं होगा। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, अगर कोई बच्ची हरास हो जाती है या किसी चीज़ का शिकार हो जाती है तो उसका स्कूल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी दोस्तें डरती थी कि अगर भाई को पता चला, घर में किसी को पता चला, मोबाइल ले लेंगे, आज़ादी हमारी हमसे छिन जाएगी, दोस्तों से मिलने नहीं देंगे, दोस्तों से बात नहीं करने देंगे, घर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। अवेयरनेस और जो कवानीन के हवाले से आगाही और सेंसिटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। क्या वी challenges हैं? वांट द, मैं पहले आपको चेंज बता रही हूँ, फिर मैं आपको चैलेंजेस की तरफ। चेंज वी वांट के अब जब कोई बच्ची हरास हो तो उस बच्ची के लिए दरवाजे नहीं बंद करने हैं, जो हरास कर रहा है उसके हाथ को रोकना है, उसको रिपोर्ट करना है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी है, और बात करनी है इसके ऊपर, रिपोर्ट करनी अच्छा, है। आपको कौन से challenges आए जब ये अ इतने लॉट ऑफ चैलेंजेस जैसे राइट नाउ। देखो, आई थिंक ये एक ना कोई धमकी एक्शन का शमकी कभी कुछ? रिएक्शन है। ओहो, धमकी, इट्स अ धमकियाँ। धमकियाँ। शुरू में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि यार ये मतलब क्या हो रहा है। मतलब शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड ऑल, एक रेप केस था, और उसमें फैमिली का काफ़ी था कि नहीं हम नहीं रिपोर्ट करना चाहते ये वो, और हमने डेफिनेटली उनको कवानीन बताए, चीज़ें बताई। तो हाँ, अच्छा, जो रिएक्शन आता है, जो धमकियाँ आती है ना, वो एक्यूज़ पार्टी की तरफ से आती है। यानी जिनकी हम मदद कर रहे होते हैं, उन्होंने जिनके साथ ज़्यादती की हुई होती है ना, वो आपके मोस्टली अगेंस्ट होते हैं। और अक्सर केसेस में तो ऐसे होता है दोनों पार्टी बाद में दोस्त बन जाती है, मिलके हमारी आप लोग दुश्मन फंस बन जाते हैं, जाती है। हाँ। और बहुत सारे केसेस में हम इतना आगे तक जाते हैं, जज्बाती तौर पे, जहनी तौर पे, प्रोफेशनली, सब कुछ। और जो कंप्लेनेंट होती है वो कहती है भाई अब तो मैंने कंप्लेन ही नहीं करनी, बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया। सो दिस वाज आल्सो समथिंग कि कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो केसेस भी हैं जिनके जो रोते हुए कॉल करती हैं, फिर हंसते हुए गले लगा कर जाती हैं, जो ये कहती हैं कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ आपकी वजह से, क्योंकि मैं जब हरास हुई थी, मैं हिम्मत हार जाती तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। सो आप मुझे बताएं सूरज, वो जो इनकरेजमेंट है, वो जो Encouragement, मोहब्बत है, वो कहाँ जाए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं हम अपने बच्चों का नाम आपके नाम पे, बेटी का नाम वाह। आपके नाम पे रखना चाहते हैं। वाह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आप बस मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, अगर मैं आपके साथ ऐड हूँ तो मुझे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा कि मैडम मेरे साथ ऐड है। हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग, we are just trying with the help of the institutions or the individuals or the officials। एक will है बस करने की, तो बस वो will पैदा हुई, वो will यहाँ तक लेकर आई, और अब आगे भी बढ़ रहे हैं। LLB भी मैंने बड़े शौक में ही किया था कि मुझे भी कानून के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। आई वांटेड टू प्रैक्टिस दिस, आई वांटेड टू ट्राई टू इदारों को बेहतर करना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन, ख़वातीन की प्रोटेक्शन एंड ऑल। और अभी करेंटली मैं ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस पे भी काम कर रही हूँ। उसके अंदर हम
यूथ की, औरतों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो जो एब्यूज़ का साइकिल होता है उसमें सबसे ज़्यादा औरत के ऊपर ये जो प्रेशर होता है कि वापस नहीं आना, खाओगी कैसे, बच्चे कैसे पालोगी और कैसे अपने आप को संभालोगी, तो बस एब्यूज़ बर्दाश्त करती रहो। तो जब हम उसको इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि शी कैन टेक हर डिसीजंस, राइट। आपको इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल जो आपकी अथॉरिटी होती है ना, आपके डायनेमिक्स ही चेंज कर अच्छा, देती कुछ है। लोग कमेंट करते हैं, आप भी हैं माशाल्लाह, हमारी सोसाइटी में दो चार ऐसी और भी खवातीन हैं, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ। सौरठ सिंधु भी हैं, सिंधु नवाज कांगरो भी हैं, अमर सिंधु, इरफाना मला, लैला निसार, वंडरफुल इस लेडीज, किस्म ऑल की ऑफ देम। बहुत सारी ऐसी और भी हैं। तो उनके नीचे कमेंट्स बाद का हम देखते हैं, वो कहते हैं यार आप लोग बस जो इस्तेमाल करते हैं हमारे नौजवानों को, हमारे यूथ को, लड़कियों को, राइट, और अपने मंजन बेच के और अपने फंडिंग ऊपर से लेके आप निकल बिल्कुल ऐसा जाओगे। ही है। तो इसको कैसे हम समझाएं? सूरज माशरा डरता है हाँ, मजबूत औरत से। ये बात भी है। घर पे बैठी हुई खातून को बंद चार दीवारी के अंदर ना लोग जानेंगे ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर औरत बाहर निकल के दूसरी औरत के हक की बात करेगी, मुआशरे को सुधारने की बात करेगी, मुआशरा खौफजदा हो जाता है उससे। वो मुआशरा जो हैरेसर, एक्यूज्ड पर्सन्स, क्रिमिनल माइंड पर्सन, औरत दुश्मन जो जहनियत रखते हैं, वो डरते हैं औरतों से। वो कहते हैं कि अगर ये एम्पावर हो गई तो कल मेरे घर की औरत कहेगी कि मुझे भी बाहर निकलना है, मुझे भी एम्पावर होना बिल्कुल, है। एक आपकी ये वजह बिल्कुल वजह है। दूसरी एंड मल्टीपल मल्टीपल आल्सो, और या दे आर आल्सो द रीजंस। अच्छा, एक मसला पता है क्या है यहाँ पे? क्या है? मसला ये, कुछ ऐसी पार्टीज हैं इस वक्त भी सिंध में जो कि वाकई में इस्तेमाल कर चुकी है हमारे नौजवानों को। तो अब भरोसा नहीं आ रहा कि यार ये लीड कर रही है औरत, क्या पता ये भी ओके उनके जैसे निकले। ओके। ये ऐसा है कि आपको नहीं पता है? है, नहीं देखिए, किसी के भी किरदार पे मैं यहाँ पे बात नहीं नहीं, करूँगी, ऐसी ये कुछ कौन कैसा पार्टीज निकले मैं आपको ने बता किया रही है। हूँ। मैं देखें, इल एजेंडाज और हिडन एजेंडाज काफ़ी लोगों के होते हैं। उसमें वो यूथ को या मुख्तलिफ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव 100 ऑफ एग्जांपल्स। बट यहाँ पे जब भी मैं यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रही होती हूँ, यूथ से बात कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ ब्लाइंड फॉलोइंग ना करो। देखो तो सही कि जो आपको एंगेज करना चाह रहा है किसी भी एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी क्या है, उसके आउटकम्स क्या हैं, वो माशरे में कितना चेंज ला रही है और वो आपको कितना फ़ायदा दे रही है। इसके लिए एजुकेशन चाहिए, इन्होंने तो एजुकेशन एजुकेशन तबाह चाहिए, कर दी है। अवेयरनेस चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर ट्रैप हो जाते हैं ऐसी बिल्कुल। चीज़ों में। तो यस, मैं इस बात में आपके साथ हूँ कि आपने स्ट्रांगली अपने आप को यूज़ नहीं होने देना। अब लोग यूज़ कैसे हो रहे हैं, सूरज आपने देखा होगा मशाल ख़ान का केस, बहुत सारे और केस जिसमें मॉब जमा हो जाती है और मॉब जमा होकर लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है कि ये गलत है, कोई रिसर्च नहीं करता, कोई उस पर सोचता नहीं है और वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लोगों को मार देते हैं, जो मॉब इकट्ठा होता है। सो दिस मॉब इज़ कमिंग आउट ऑफ द ब्लाइंड फॉलोइंग, आउट ऑफ द एजुकेटेड भी हैं लेकिन अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये नहीं सोच रहे कि मेरे लिए ये कितना बेहतर होगा या ख़राब हो। अच्छा, इसी तरह अभी आपने डक्की बाई का केस देखा होगा। एक अच्छी यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है डक्की बाई, उनके साथ भी इसी किस्म का वाक़या हुआ। किसी ने देखा कि यार इसके बाद बहुत पैसे हैं, एक इदारे का ही था, सरफराज चौधरी उनका नाम था। तो उससे इन्होंने पैसे मांगे कि भाई 60-70 लाख रुपए मुझे दो, तो हम वरना आपके ऊपर हम जो है ये इल्ज़ाम यानी लगाएंगे। ब्लैकमेलिंग तो देखे ना, के ये साथ, भी या सो देयर आर सो मैनी पीपल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अभी राइट नाउ व्हाट इज़ द चैलेंज, द डिजिटल स्पेस इज चैलेंज। लोग वहाँ पे, लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, वो डरते हैं हमारी कोई तस्वीर ना लगा दे, हमें कोई गलत अल्फाज ना कह दे, हमारी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन ना कर दें। और देखें, बुरा भी इसलिए लगता है क्योंकि सारे लोग फिर शुरू हो जाते हैं, नोबडी थिंक्स, वो सिर्फ मौका देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई आवर पीपल आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड दैट अगर किसी की कोई कमज़ोरी देखेंगे तो बस शुरू ही हो जाएंगे। मतलब ठीक है, अगर कोई हक की बात हो रही है, कोई कानून की हक तलफी हो रही है, कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो आवाज़ उठाओ, बात करो, ज़रूरी है।
बट अगर किसी खातून की कोई तस्वीर लगा के उसकी ड्रेस पे कोई किस्सा शुरू हो रहा है तो आप इतने कमेंट्स करेंगे, उतने कमेंट्स आप किसी नॉलेजेबल पोस्ट पे नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, बिल्कुल इवन मैं आपको फारिग अपनी हो। मिसाल बता रही हूँ कि व्हेन आई एम पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ कोई पिक्चर लगा रही हूँ, कोई फैमिली डिनर लगा रही हूँ, अपनी कोई तस्वीर लगा रही हूँ, अपनी कोई पिक्चर निकाल के कि भाई टुडे माय डे वेंट लाइक दिस एंड ऑल, लाइक दिस इज़ माय सोशल मीडिया, आई वांटेड टू पोस्ट समथिंग, उस पे आपको 300 कमेंट मिल जाएंगे। एंड व्हेन आई एम पोस्टिंग अबाउट सम केस और समथिंग, उस पे आपको एक कमेंट मिलेगा और कुछ लाइक्स मिलेंगे। सो आई एम नॉट डिस्करेज्ड, but I am disappointed बिल्कुल। that why the people are not giving priority or giving time or value to that thing जहाँ पे उनके opinion की ज़रूरत है। But what they are doing, they are focusing माशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह क्या तस्वीर है। ज़बरदस्त, और इतने बड़े बड़े Nice pic। हार्ट्स आ जाते हैं और समझ नहीं आता इन पे जवाब क्या दें। मतलब बिल्कुल यू सही नो, बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही मतलब बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी मैं बोल भी नहीं सकती हूँ इस वक्त आपके पॉडकास्ट में। बहुत ही अजीब लग रहा होता है, बिल्कुल सही राइट? बात है, हाँ। अच्छा मतलब चलो अजीब हम इसलिए होता है कि यार अब इसका जवाब क्या दें। एंड समटाइम्स कोई दुखी पोस्ट होती है, कोई यू नो ऐसा कोई इशू होता है और उस पे लोग बिना पढ़े माशाल्लाह सुभान अल्लाह कीप इट अप, पढ़ तो लें, जस्ट रीड इट मैन कि उसमें लिखा हुआ क्या है, राइट? सो देयर आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ डिजिटल ब्लाइंड फॉलोइंग। एक तो वो ब्लाइंड फॉलोइंग हो रही है जो कि आप खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में राइट टू एसोसिएशन इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हो, और ये आपकी डिजिटल ब्लाइंड फॉलोइंग है। यू डोंट नो एनीथिंग बट यू हैव टू कमेंट माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हार्ट्स, इमोजीज एंड ऑल। सो ये शऊर की कमी है सूरज। बिल्कुल ऐसे। Yeah. अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों में निकल गए। मैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से बहुत सारे सवाल क्या करना चाहता पूछना हूँ। चाहते हैं उसकी आप मेरी वजह है, पर्सनल उसकी लाइफ वजह से? है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी मैम लड़कियां हैं जो जिनसे मैं भी कनेक्टेड हूँ, वो भी कहती हैं कभी कभार यार मारवी अवान जैसा बनना है, स्ट्रॉन्ग उनके जैसा मुझे ये भी तो काम आपके करना मुंह से है। सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग हाँ, रहा है। ऐसे हैं बिल्कुल। Oh, तो that's मैं really इस वजह से ये सवाल करना चाह रहा हूँ उन गर्ल्स के लिए, काफ़ी ऐसी होंगी जो घरों में बैठी होंगी, वो देख रही होंगी yeah, आपको, right. तो वो कैसे आपकी तरह बने। तो मैं मुझे ये उनको दिखाना है कि आपने शुरुआत कैसे की, आपकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आए, आप कुछ क्या कर रही हैं। तो ये आपने बताया कि वहाँ इस्लामाबाद आ गई, वहाँ पे आपने देखा। वो आपका अवेकनिंग मोमेंट होता हाँ है, हाँ वो हाँ, आपके घर पे भी आ सकता है, वो कहीं रोड पे आ सकता है, बिल्कुल किसी ऐसे और ही, हाँ शहर में हाँ। आ सकता है। बट ऑब्जर्वेंट बने और मुआशरे को देखें कि क्या हो रहा है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? अच्छा, फिर आपने हैदराबाद में बाकायदा आपने ये काम शुरू किया क्योंकि आपकी विमेन प्रोटेक्शन राइट राइट, हैदराबाद से ही सेंटर स्टार्ट है, सिंध है, बिल्कुल ये ऐसे। कैसे आपने शुरुआत की इसकी कैसी? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप इदारों के साथ मुहायदे करते हैं, जब आप इदारों के साथ काम करते हैं, तो आपके पास एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, वॉलंटियर्स होने चाहिए, फिर वो चीज़ आगे तक जाती है। एक इंडिविजुअल इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सारी वो कड़ियाँ हैं जो साथ के साथ जुड़ी। सो वी हैव वॉलंटियर्स, वी हैव लीगल टीम्स, वी हैव एडवोकेट टीम्स जो कि मुफ्त में ख़वातीन के केसेस कर रहे होते हैं। सो वी हैव अ ह्यूज टीम। या तो ये फाइनेंशियली जो इश्यूज आते हैं इनको कैसे टैकल करती हैं? फाइनेंशियली इश्यूज इस तरह आते हैं कि शायद अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है ना, वो आपको फिर फैमिली उस तरह की दे देता है कि आपको चीज़ें स्ट्रांगली मिल जाती हैं। उसके अलावा मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, मेरे काफ़ी सारे ड्रेसेस और चीज़ें भी हम बना के उनको डिफरेंट, एक छोटा सा बिज़नेस है। उसके अलावा आई डू ट्रेनिंग्स, मैं बहुत ही अच्छे लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स करवाती हूँ, और कंसल्टेशन के हवाले से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ। उसमें INGOs हैं, NGOs हैं। सो दिस इज़ हाउ दीज आर द असाइनमेंट्स। इसमें फ्रीलांसिंग वर्क भी है, इसमें बीच में मैं एसोसिएट भी होती हूँ डिफरेंट चीज़ों के साथ, इस तरह मैं सीखती भी हूँ, और डेफिनेटली फाइनेंस भी आपको मिल रहे होते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी बोर्ड बहुत अच्छी है, द बोर्ड मेंबर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, उनके बिजनेसेस हैं, उनके काम हैं, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हमारी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए, वर्कशॉप्स के लिए। हमें गवर्नमेंट फ़ंड करती है, उसमें ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमें इंगेज करती हैं डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए। फिर वो हमें फ़ंड कर रहे होते हैं और हम वो प्रोग्राम्स पूरे कर रहे होते हैं। उसमें और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारी जैसे औरतों की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मजबूत करने के लिए हमें छोटे छोटे असाइनमेंट्स और फंड्स देते रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी ऐसे आर सिलसिला वर्किंग। चल रहा एंड है।
द विल, Will, यू नो, हाँ। आपकी विल होती है। मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी कुछ भी नहीं होता हमारे हाथ में, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आगाही फैलाने की कोशिश करते हैं, उसमें पैसे नहीं लगते ना, कैंपेन्स कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, और उसके अलावा रेगुलर मैं उर्दू मीडिया के साथ, सिंधी मीडिया के साथ कनेक्शन में होती हूँ, तो मेरी अपनी प्रोफाइल में कहती हूँ कि वो भी ये अवेयरनेस का काम कर रही होती है, द पीपल हु आर फॉलोइंग मी, सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग, या विथ मिनिमम रिसोर्सेज। तो ये तकरीबन 10 साल से आप ये काम कर रही हैं। मैं 10 साल से पहले से ये काम कर रही हूँ, मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं, क्योंकि मैं कम्युनिटी वर्क बहुत पहले से कर रही हूँ। व्हेन आई वाज इन ऐसा लाइक कोई मोमेंट कॉलेज बताएं और आपके 10 सालों 14 में, 15, उस मोमेंट में आपको लगा कि अब ये सारे काम छोड़ देने चाहिए और कुछ अच्छा सा काम करना चाहिए अपने पैसों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने के लिए। वो तो मैं लाइक आई एम एंगेज्ड विद ना सो मतलब मैनी ये वाला काम जो है ना, ये छोड़ देना चाहिए अब बस। अच्छा, एक्टिविज़म एक नशा होता है, उसके साथ आपको इश्क हो जाता है आपके काम के साथ, एंड दिस इज़ अ जॉब माई सोल इज़ डूइंग, वो आपकी सोल कर रही होती है, एंड इफ़ मुझे लगता है इफ़ आई स्टॉप दिस वर्क आई विल बी नो बडी, माई सोल विल बी नो बडी, सो आई तो फ्री थिंक टाइम में क्या करती है? ये तो हमेशा का ही है, फ्री टाइम होता होता कहाँ ही है जो नहीं है, कुछ ये तो करूँ। बात बिल्कुल सही है, मेरा But गलत हाँ, सवाल है। लेकिन अगर कभी टाइम मिल जाता है तो आई लव टू गो टू सलोन फॉर द सेल्फ केयर, हाँ। आई लव टू वॉच अ नेटफ्लिक्स विथ माई हस्बैंड और विथ माई फ्रेंड्स, और अम्मी अब्बू से मिलने चली जाती हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो डेफिनेटली आप, और वैसे भी आप वर्किंग वुमेन होते हो तो टाइम नहीं मिलता। कि आपकी शादी से पहले आपको कितने प्रपोजल आए? हाँ, यही लिखा है। अच्छा, सच बोलना है। हाँ। काफ़ी सारे प्रपोजल्स आए, बहुत सारे। इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम शायद आई वाज नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम दैट अच्छा, रेगुलरली तो लोगों दैट ने टाइम। आके आपको प्रपोज किया है सामने? नहीं, आई मीन इंस्टा क्यों कह रहे हो, व्हाट्सएप भी होता है, कॉल भी होती है, फेसबुक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए ये जो एक तो मैं कहूँगी मसनूई प्रपोजल्स होते हैं ना, वो तो ऐसे ही, उसको हम कहते हैं कि वो जो फ्लर्टी लोग फिजूल में आपके उसमें लिख रहे होते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी, क्या आपका क्या ख्याल है, और उनको यू तो नो उनको हटाए ना एग्जैक्टली, साइड में, उनको तो वो तो बिल्कुल ही हटा दें, वो तो हाँ, बेशुमार होंगे, वो उनको तो तो हटाए। अभी आई एम मैरिड, अभी भी आते रहते हैं, आई वांटेड टू मैरी यू, Yeah. मी एंड माय हस्बैंड, हम साथ बैठ के हंसते हैं इसके ऊपर के लाइक कम ऑन व्हाट ही इज सेइंग, राइट। लेकिन उसके अलावा शायद अगर सीरियस या कुछ इस तरह, सीरियस या पागल हो मतलब गए जेन्युइन, हो। हाँ, जेन्युइन एक genuine। देखिए, हमारे मज़हब में भी इफ़ आप किसी के साथ कोई शादी का किसी को पैगाम भिजवा रहे हैं तो उसमें गलत कुछ नहीं है, तो इस तरह के डेफिनेटली कुछ लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन आपकी ज़िंदगी के फेजेस होते हैं, उसमें आप एक अलग फेज़ में होते हो, आपका माइंड नहीं होता, आप तैयार नहीं होते, आप नहीं करना चाहते, आप एक्सक्यूज़ कर लेते हो, आप सॉरी कर लेते हो, आप बता देते हो कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया, आपने ये बात कही, बट आई एम सॉरी, मैं इस तरह की तो अभी उसके जिनसे लिए आपने not शादी ready। की है, आपने प्रपोज किया है, उन्होंने? ओके। डेफिनेटली उन्होंने किया? उन्होंने ही हाँ, किया, जाहिर मेरे बात तो है। शादी के अभी भी कोई लंबे लंबे अच्छा। प्लान्स नहीं थे, हाँ। बट अच्छा इंसान मेरे ख्याल से ज़िंदगी में अगर आपको समझ आ जाए और वो आपके गोल्स और आपकी लाइफ के साथ अलाइंड करे, बीइंग अ मेल, तो आई थिंक लड़कियों को फिर ज़रूर चांस देना अब आप चाहिए, दोनों सोचना साथ मिलके चाहिए। ये सारे काम कर रहे होते हैं, मैंने देखा उसकी है। फील्ड अलग है, वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कभी करता कभार है, आप लोग एंड सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं, मैंने बिल्कुल देखा। कर रहे हाँ, होते हैं, आपने देखा है सूरज, बिल्कुल। या हाँ, हमने बहुत एक्टिवली काम किया था फ्लड के टाइम पे, सो ही वाज वेरी एक्टिव ऑल द टाइम विथ मी, इवन मैं तो कहती हूँ माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो, यू नो, हमें अगर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो डोनेट कर रहा होता है, यू नो, हमारा डोनर है वो, ही इज़ अवर डोनर, सो इस तरह भी वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा होता है, फाइनेंशियली, मोरली, फिजिकली, साथ चल के लोगों की मदद करना एंड ऑल, बट ही रियली ही, I don't know, but he always says that he proud of me. अच्छा, आखिर में बिल्कुल हम चले गए हैं और ये है रैपिड फायर। Okay. बस ये नॉर्मल से सवाल है हमारे, वो हम आपसे Okay. पूछते हैं। Okay. सबसे पहले जो सवाल है वो सियासी दो शख्सियात हैं, उनके हवाले से। Okay. तो इनमें से आपने किसी एक को चूज़ करना है, Mm-hmm. बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़? Bilawal Bhutto. बिलावल साहब या शहबाज शरीफ? Again Bilawal. बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ? Again Bilawal, क्योंकि सिंध का तो हमारा बिलावल ही है ना, तो why we would be choosing anybody else, right? अगर कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल। वैसे तो आई एम नॉट इनटू द पॉलिटिक्स अ नहीं, लॉट, नहीं, बट बिलावल ये है कि ही इज़ यंग,
ही सीम्स पैशनेट समटाइम्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी हमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वजह से बहुत हाई होप्स हैं, बहुत हाई होप्स हैं। फ्रॉम बिलावल। यस, सो इफ़ समबडी इज़ यंग, एजुकेटेड, उनकी अच्छी पढ़ाई है, बाहर से उन्होंने पढ़ा है, अपनी मदर के साथ वो बड़े हुए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत हाई हैं। बिलावल और इमरान खान, नो कमेंट्स। हम समझ गए। एनीथिंग एल्स? चल, चाय या कॉफ़ी, इनमें से एक को पिक करना है। कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। कराची या हैदराबाद? हैदराबाद हैदराबाद, डेफिनेटली। अच्छा। सुकून, सुकून है, सो अम्मी अब्बू, घर, बचपन। अच्छा, यहाँ पे ये वैसे है कि अब यहाँ पे मौके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सुकून नहीं है। हैदराबाद में एक अपना मज़ा है। मतलब आप जहाँ बड़े हुए हो उस जगह से तो हाँ। किसी का कंपैरिजन ही नहीं है, राइट? और बिल्कुल। काफ़ी चीज़ों में आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, राइट? हम्म। बिकॉज आपको पता है कि दोनों चीज़ें शायद अपनी जगह पे बेहतर हों, और इस वक्त हम उस डिसीजन को नहीं ले सकते दैट हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट। सही है। बिरयानी और पुलाव, बिरयानी। ये ट्रेनिंग्स या इंडोर में होती हैं या आउटिंग जो आप सर्वेज वगैरह के लिए जाते हैं, इन दोनों में से कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? आई लव ट्रेनिंग, भले अंदर कराओ, आउटडोर कराओ, जहाँ कराओ, बस मैंने अवेयर Training है। करना है, लोगों के जहनों को लाइटन अप करना है। सो आई लव ट्रेनिंग्स। बस आखिर में एक मैसेज दे दें कि हम अपने आप को या सिंध को या पाकिस्तान को 10 साल बाद क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? अगर हम डेडिकेशन के साथ, थ्रू एफर्ट्स के साथ और विजन के साथ चलेंगे, और ख़ुसूसन हमारी यूथ इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकती है। जेन ज़ीज़ का जो पावर है ना, उसको सही यूज़ करना है। अगर हम ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं, उसमें आपका रोल है, मेरा रोल है, हुकूमत का रोल है, पार्लियामेंटेरियंस का रोल है, इदारों का रोल है। इंगेज यूथ एज मच एज यू कैन। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम 10 साल बाद आगे, बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अभी भी अपनी यूथ को पीछे छोड़ दिया, इदारों को नहीं मजबूत किया और बेहतर तरीके से रिसोर्स को नहीं इस्तेमाल किया, तो हमारे लिए नुकसान है, और आगे शायद 10 साल भी ऐसे ही गुजर जाएं जैसे पिछले 10 साल गुजरे हैं। किसी से डरे नहीं। डिजिटल वायलेंस, हरासमेंट इस वक्त उरूज पर है। वो आपको ट्रिगर करेगी, वो आपको परेशान करेगी, आपको लोग धमकाएंगे, डिफेमेशन करेंगे। आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, साबित कदमी से हर चीज़ का मुकाबला करना है। किसी के भी कुछ कहने से, बात करने से या कोई कमेंट करने से आपके कैरेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ुद पे यकीन रखें, अपने किरदार पे, अपने हौसलों पे यकीन रखें, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि एक खातून, एक लड़की जब आगे बढ़ती है, कुछ करती है, तो 10,000 अपने घरों में बैठ के, दुनिया के कोनों में बैठ के उसको आइडियलाइज़ कर रही होती हैं। सो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ निभाना है। अच्छा, आपने जो पाकिस्तान को बड़े बड़े फोरम में जाके, ग्लोबल यूथ फोरम्स में जाके आपने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, सिंध को, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा? ओह अमेजिंग, अमेजिंग। मेरे ख्याल से उसको हम कभी भूल ही नहीं सकते। और ये एक किसी भी यूथ के लिए, ख़ातून के लिए, लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाए। और मैंने यूरेशिया ग्लोबल में, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब पाकिस्तान की आप बात करते हो, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करते हो, तो वो एनर्जी लेवल ही आपका डिफरेंट होता है। और ख़ुसूसन सिंध के, हमारी सकाफ़त की कल्चरल ड्रेसेस, जूते वगैरह पहन के, एवरीबडी लाइक यूज्ड टू आस्क मी, ये क्या है, आपने क्या पहना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं। और मैं बहुत सारी अजरकें लेकर गई थी सूरज, और मैंने बहुत लोगों को वहाँ पे दी थी। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, लास्ट डे मेरी अजरकें ख़त्म हो गई थी, मेरे इतने दोस्त बन गए थे। अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैं सोच रही थी, मैंने कहा अजरक एक है, 10 दोस्त हैं, करूँ क्या। देन आई गॉट एन Pieces कर आइडिया। दिए। मैंने उसके ना वो हैंड अच्छा, वो बैंड बना बनाए, दिए। बैंड्स हाँ। बनाए। मैंने उसको बहुत ज़्यादा हैंड बैंड्स बनाए, और वो हैंड बैंड्स भी मेरे ख़त्म हो गए, और वो मैंने सबको बांधे वहाँ पे, क्योंकि पूरी दुनिया की यूथ आई हुई थी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में, एंड एवरीबडी गॉट सो हैप्पी फॉर दिस बैंड ऑल्सो। तो मैंने ये सोचा कि यू आर गिविंग एन अजरक, दैट्स एन अमेजिंग, बट इफ़ यू आर गिविंग एज अ बैंड और समथिंग एल्स, दिस इज़ ऑल्सो This is अमेजिंग। also तो हम amazing. सब ने वो बैंड्स पहने अजरक के, और क्या खुशी होती है
क्या आपका जज्बा होता है। एंड दिस इज़ हाउ हम हमेशा कहते हैं कि आप यहाँ पे मुल्क में हम अपने होते हैं ना, तो हम एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम अपने सूबे के साथ साथ अपने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह डेफिनेटली वो जो एक अच्छा सिंध के साथ experience था। मोहब्बत है, जो सिंध के साथ हमारा कनेक्शन है, दैट इज़ लाइक सिंध सदाई अंदर आहे, सिंध आबाद हुजे, सिंध जिए, जेतिरो सिंध जीअंदी ओतिरो असां जीअंदासीं। वाह वाह जबरदस्त। इहो और तो वो गाना भी something- एक गाल है, मतलब कि आपके अंदर से मतलब अभी वो जो आपको सिंधी आप गाना गा रहे थे वो अब हो कौन सा जाए। गाना मैं गा रही थी सूरज? अच्छा। मैंने तो कोई गाना नहीं चलो गाया, सही कम है। ऑन। नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर सुनेंगे हम। जी जी बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमने बहुत सारी चीज़ें आज जो डिस्कस की और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच मारवी अवान साहिबा, आप हमारे साथ आज थी पॉडकास्ट में। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमने आज डिस्कस की हैं। हम बस ये इस उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन, हमारी औरतों को उनके अपने हुकूक मिलें। और जैसे कि एक मुल्क के अंदर अगर मर्द और साथ में उतनी ही इक्वालिटी के साथ ख़वातीन भी आके नेशन बिल्डिंग के लिए काम करेंगी तो शायद मुल्क जो है ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। और उनको उनके लिए जो हुकूक हैं, उनके वसाइल हैं, जो उनके लिए चैलेंजेस हैं और उनके मसले जो हमें हल करने हैं, हम मर्दों को उनके मसले हल करने हैं और कहीं ना कहीं पे साथ मिलकर जो है इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।